प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने खनिज पोषण के चैप्टर का शुरुआत की थी हमने, और हमने देखा था कि किस प्रकार पादपों में अनिवार्य पोषक तत्वों का निर्धारण किया जाता है, किस प्रकार शुद्ध मृदा में या फिर जल में पादपों को उगाया जाता है। और फिर हमने उन शर्तों का भी उल्लेख किया या हमने समझा जो ये तय करते हैं कि कौन से जो पोषक तत्व हैं वो अनिवार्य है, और उस क्राइटेरिया में 17 पोषक तत्व खरे उतरे थे। इन 17 पोषक तत्वों को पिछले वीडियो में भी हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में विभाजित किया था मात्रा के आधार पर, है ना, जिसकी मात्रा 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क भार, पादप के शुष्क भार से ज़्यादा होती है उनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं, और जिनकी मात्रा पादप में 10 मिलीमोल प्रति किलोग्राम शुष्क भार से कम में आवश्यक हो उनको कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक या लघु मात्रिक पोषक तत्व। ठीक है, अब इन्हीं जो 17 पोषक तत्व इनको पुनः एक और इनके कार्य के आधार पर भी इनको विभाजित किया जा सकता है। कार्य के आधार पर पादप में पहला है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जो कि संरचनात्मक तत्व कहेंगे, जो पादप की संरचना में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जैसे डीएनए बनाने में, आरएनए बनाने में, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनकी रचना में जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं वो इसमें आते हैं। इनमें 4 नाम इसने बताए हैं, CH, O और N। और एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स में जो ऊर्जा से संबंधित यौगिकों के निर्माण में भाग लेते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। जैसे ATP में फॉस्फोरस है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्लोरोफिल या पर्णहरित जिसको कहते हैं उसमें मैग्नीशियम भाग लेता है। एंजाइम एक्टिवेटर्स, एंजाइम्स का अगला चैप्टर, अपना नवा जो चैप्टर है वो एंजाइम का ही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने वाले रसायन हैं, और इन एंजाइमों को सक्रिय करने वाले और इनको संदमित करने वाले पदार्थ के रूप में भी कई पोषक तत्व काम आते हैं, जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम आदि। और अंतिम एक और श्रेणी में बांटा गया जो परासरण दाब का नियमन करते हैं या आयन संतुलन का कार्य करते हैं, उसमें पोटेशियम और क्लोराइड आदि का उल्लेख किया गया। तो ये कार्य के आधार पर बांटा गया। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी पोषक तत्वों को इनके क्या कार्य है पादप शरीर में और इनकी कमी से कौन से लक्षण प्रकट होते हैं पादप में, उन पर उल्लेख करेंगे। पुनः आपको बता दें, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि इन 17 अनिवार्य पोषक तत्वों में से 3 जो है CHO, इनको अखनिज कहेंगे 3। कुछ किताब में इस N को भी मानते हैं, नाइट्रोजन को, जबकि अपने लास्ट में ये इस नतीजे पर पहुँचे कि 3 जो हैं उनको कहेंगे नॉन मिनरल या अखनिज, और जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी जो 14 है उनको खनिज पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, कि मृदा से पूर्ति करते हैं। अब इनका कार्य क्या है, रोल क्या है, और इनकी कमी से किस प्रकार से पादप में कमी के लक्षण या त्रुटिजन्य लक्षण प्रकट होते हैं। इनकी अधिकता भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी अधिकता हो जाए तो भी पादप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे मुख्य रूप से अपने इस अध्याय में इनकी न्यूनता से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और समझने लायक है कि इन अनिवार्य पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पादप के किन भागों में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे पोषक तत्व है जिनकी मृदा में कमी हो जाती है तो पादप के नए अंगों में उसकी त्रुटिजन्य लक्षण दिखाई देते हैं। उसकी अभाव, नए अंग, जैसे नई छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो पुष्प कलिकाएं हैं, नए अंग, तरुण अंगों पर प्रभाव पड़ता है, उन पर दिखाई देता है लक्षण पहले। बाद में जो परिपक्व या पुराने जो अंग है पादप के, उनमें बाद में प्रकट होते हैं। ऐसे पोषक तत्व
जो है वो अगतिशील प्रकृति के, अगतिशील है, गति नहीं करते हैं, इसलिए इनके पुराने अंगों से ये नए अंगों की तरफ गति नहीं करते हैं, और मृदा से पहले से ही कम मिल रहे हैं, मिट्टी से पहले से ही कम मिल रहे हैं, तो पुराने अंगों से नए अंगों की तरफ ये जाते नहीं हैं, इसलिए सीधे नए अंगों में इनके कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। अगतिशील, इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम है, सल्फर है। ठीक है। गतिशील जो तत्व हैं वो क्या करते हैं, जब पादप जो मृदा से खनिज ले रहा है और मान लो उसको पोटेशियम की कमी हो रही है, उस मृदा में पोटेशियम की कमी है, तो ऐसे गतिशील तत्वों का पादप क्या करते हैं, पुराने जो पादप अंग हैं, पुरानी पत्तियां हैं, ठीक है, वहाँ से उस पोटेशियम को अलग करके और उसको नए अंगों में भेज देता है, नए अंगों में भेज देते हैं। अब इनकी त्रुटिजन्य लक्षण पुराने अंगों में दिखाई देगी। ठीक है। तो जो गतिशील तत्वों के त्रुटिजन्य लक्षण पादप के प्रौढ़ अंगों, पुराने या परिपक्व अंगों में दिखाई देते हैं, जबकि अगतिशील जो तत्व होते हैं उनकी कमी के लक्षण पादप के नए अंगों में दिखाई देते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से हम लोग सीधे नाइट्रोजन से चलेंगे, खनिज पोषक तत्वों पर है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को एक साथ में एनपीके कहेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और ये तीनों सबसे ज़्यादा मात्रा में पादप को आवश्यक है, और मृदा में भी सर्वाधिक कमी इन तीनों तत्वों की मिलती है। खेतों में जितने भी उर्वरक देते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं उर्वरकों को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पादप सबसे ज़्यादा इन्हीं को भूमि से अवशोषित करते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो उनमें सबसे पहला नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को पादप भूमि से नाइट्रेट, नाइट्राइट और बहुत कम मात्रा में अमोनियम आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये पादप का एक संरचनात्मक अवयव है, अभी हमने पढ़ा था कि ये डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, समस्त प्रोटीन में होता है, तो इसलिए बहुत आवश्यक है। तो एमिनो एसिड का योग में है ये, प्रोटीन में, न्यूक्लिक अम्लों में, क्लोरोफिल में, विटामिन में, हार्मोन्स में, सभी में। ठीक है। और ज़्यादातर जो उर्वरक हम लोग काम में लेते हैं उसमें यूरिया ऐसा है, यूरिया में तो विशुद्ध रूप से नाइट्रोजन के लिए लेते हैं। यूरिया का सूत्र भी आप लोगों को पता होगा, NH2CO NH2। ठीक है। अब इसकी कमी के लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है, अब दो तीन नाम आएगा, एक क्लोरोसिस नाम आएगा, एक नेक्रोसिस आएगा। क्लोरोसिस को हिंदी में हरिमाहीनता कहते हैं, हरिमाहीनता। ठीक है। और क्लोरोफिल से है, इसका मतलब कि क्लोरोफिल जो है, पर्णहरित जो है वो नष्ट हो जाएगा। पर्णहरित नष्ट हो जाएगा तो पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी, तो पत्तियां पीली पड़ेंगी, और ये गतिशील तत्व है इसलिए पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी। ठीक है। फर्स्ट इट, इसमें लिखा है लास्ट में लाइन, फर्स्ट इट अकर्स इन ओल्ड लीव्स देन इन यंग लीव्स, पहले पुरानी पत्तियों में फिर नई पत्तियों में। ठीक है। इसको दिखाते हैं, हरिमहीनता, हरिमाहीनता कैसी होती है, चित्र से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पत्तियाँ, ये पत्ती पीली पड़ने लग गई है और इसमें थोड़ा थोड़ा पीलापन आना प्रारंभ हो गया है। ठीक है। ये हरिमाहीनता या क्लोरोसिस का है। फिर अब जब क्लोरोफिल नष्ट हो गया और पत्तियां पीली पड़ने लग गई है, तो इस क्लोरोफिल के स्थान पर एंथोसाइनिन प्रकट होने लग जाता है। ठीक है। इसलिए पत्तियां थोड़ी थोड़ी गुलाबी जैसी भी होने लग जाती है कुछ पादपों में। बहुत ज़्यादा ये जो पार्श्व कलिकाएं जो होती है उनकी प्रसुप्त अवस्था बढ़ जाती है, यानी कलिकाएं फूटती नहीं हैं, तो नई पत्तियां हैं, नई शाखाएं हैं, वो उगना विलंबित हो जाता है। और लास्ट में और एक और है, जो संपूर्ण पादप की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, जिससे पादप बौना रह जाता है। स्टंटेड मतलब हो गया कि अवरुद्ध वृद्धि हो गई उसकी। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मृदा से, पादप मृदा से फॉस्फोरस को अकार्बनिक फॉस्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। फॉस्फेट आयनों के बारे में ये ऊपर लिखा है। ठीक है। और पादप में अकार्बनिक रूप से ही ये गतिशील होता है प्राय,
लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिकों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ मिलता है फॉस्फोरस? फॉस्फोलिपिड। हम लोग 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा है कोशिका झिल्ली की संरचना, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन और बहुत अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो फॉस्फोलिपिड वसा के साथ में। तो सभी कोशिका की कोशिका झिल्ली, सभी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की झिल्ली। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए दोनों, कोएंजाइम्स, एंजाइम्स का अगले चैप्टर में आएगा। इनके नाम याद रखने, ये आगामी 2-3 चैप्टर में बार बार आएंगे इनके नाम। किनके? एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एटीपी आपको पता ही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एफएडी आता है, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी, एनएडीपी, एफएडी। ठीक है, ये तीनों ही ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। और ये ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन वाले पोर्शन में। ठीक है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण में भी प्रयुक्त होते हैं, श्वसन में भी प्रयुक्त होते हैं। अब इसकी कमी से कि पादप बहुत की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और गहरे हरे रंग का हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट इन लीव्स एंड स्टेम, पत्तियों और तने में एंथोसाइनिन वर्णक जम जाता है। अब एंथोसाइनिन वर्णक वाला भी देखेंगे। और ये देखो एक दूसरा नाम नेक्रोटिक रीजन। नेक्रोटिक रीजन, नेक्रोसिस प्रक्रिया हिंदी में बोलते हैं उत्तक्षय। हिंदी में उत्तक्षय, अंग्रेजी में नेक्रोसिस। उत्तक्षय नाम से पता चल रहा है उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाता है, उत्तक क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसके कारण से देखो कैसे दिखाई देगा। तो पहले आपको ये एंथोसाइनिन वर्णक वाला दिखाता हूँ। एंथोसाइनिन वर्णक के कारण से ये ऑरेंज पिंकिश कलर ये आ रहा है एंथोसाइनिन के कारण से। ठीक है, फिर आपको उत्तक्षय वाला दिखाते हैं। ये उत्तक्षय हो रखे हैं, ये दिख रहे हैं ना दबे दबे, कई जगह पत्तियों में छिद्र भी हो गए इसके कारण से, उत्तक क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, ये उत्तक्षय है। तो ये हो जाता है। फिर एक और आया, पत्तियां डिसऑर्टेड हो जाती हैं। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड मतलब टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल सीधी न होकर थोड़ी हिंदी में इसके लिए नाम आता है शायद कुर्बित, यानी कुरूप हो जाती है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, सामान्य संरचना न होकर टेढ़ी मेढ़ी ऐसे हो जाती है। इसका भी एक चित्र दिखाते हैं, चलो डिसऑर्टेड के लिए भी। ये देखो, ये पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, किनारे मुड़ गए हैं, है ना। तो ये सब डिसऑर्टेड इसके लिए कहेंगे, कुर्बित पत्तियां। फैट एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज रिड्यूस्ड। कैम्बियम आपको पता है एधा जो कि निरंतर नई कोशिकाएं बनाती रहती है, उसकी गतिविधि भी कम हो जाती है, नई कोशिकाओं का निर्माण भी कम होगा। कैल्शियम, कैल्शियम अगतिशील वाले में, अगतिशील है तो इसलिए इसके लक्षण पहले नई पत्तियों में, नए पादप अंगों में दिखाई देगा। इसको पादप अवशोषित करता है मृदा से विभिन्न रूपों में, एपेटाइट, कैल्काइट, डोलोमाइट, अयस्कों के रूप में अवशोषित होता है। और पादप मुख्य रूप से कैल्शियम आयन के रूप में रहता है। कैल्शियम आयन में Ca2+ लिखना चाहिए इसको। ठीक है, Ag+ छपा हुआ है। कैल्शियम आयनों के रूप में यह अवशोषित होता है। मुख्य अवयव है कोशिका भित्ति में जो मध्य पटलिका बनती है, उसका मुख्य रूप से मुख्य अवयव है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है उसमें, है ना, पैक्टीन के साथ में कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम पैक्टेट उस मध्य पटलिका का एक अवयव है। और ये इसके कारण से कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका के दीर्घीकरण में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। और न्यूक्लिक अम्ल को प्रोटीन के साथ जोड़ने में भी इसका प्रमुख योगदान है।
अब इसकी कमी होगी तो कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका प्रभावित होगी। तो मध्य पटलिका प्रभावित होने से कोशिका भित्ति की फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो लचकता है वो कम हो जाएगी और कोशिका की लंबाई बढ़ना कम हो जाएगी। पत्तियों की जो संरचना है वो डिस्टॉर्टेड मतलब वही टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और पत्तियों का शीर्ष नीचे झुक जाता है और इस को कहते हैं टिप बर्न। पत्तियों का जो एकदम टिप होता है, टिप मतलब ये वाला भाग, ये नीचे लटक जाता है। लीव्स ऑफ क्लोरोसिस, क्लोरोसिस वही उत्तक्षय। अब पोटेशियम का उल्लेख पहले होना चाहिए था, है ना, NPK के साथ में होना था, कैल्शियम का बाद में हो सकता था। ये NPK वाले क्रिटिकल एलिमेंट्स का एक आवश्यक अंग हो गया, भाग हो गया। पोटेशियम मृदा में प्राप्त होता है और ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में अदला बदली कर सकते हैं। पादप को पोटेशियम चाहिए तो बदले में कोई धनायन और दे सकता है। इसको K+ आयन के रूप में अवशोषित होता है। पोटेशियम को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी जैव अणु का भाग नहीं है। ठीक है, संरचनात्मक इसका कोई भूमिका नहीं है। ये मुख्य रूप से 4 प्रक्रियाओं में काम आता है। एनायन न्यूट्रलाइजेशन, यानी एनायन बोल दिया आपके ऋणायन को, तो ऋणायन के संतुलन के लिए, उदासीनीकरण के लिए, जैसे हमने लेविट के सिद्धांत में देखा था, रंध्र खोलने बंद होने की क्रिया में, सर्वमान्य सिद्धांत जो लेविट का था, रंध्र खोलने बंद होने में उसमें था सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत था वो, है ना। तो जब मैलिक अम्ल से H+ बाहर चले जाते हैं गौण कोशिका में द्वार कोशिका से, तो गौण कोशिकाओं से उतनी संख्या में K+ अंदर आते हैं, क्योंकि द्वार कोशिका के अंदर ऋणायनों की संख्या बढ़ गई, उसको संतुलित करने के लिए, उदासीन करने के लिए K+ आए, है ना। तो वही प्रक्रिया है। एंजाइमों के सक्रियण में, परासरण विभव के नियमन में, ये सब चीज़ें इसका योगदान है। फिर ये देखो, ये है ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र खोलने बंद करने में। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सीड एंड फ्रूट, ठीक है, बीज और फलों की सामान्य वृद्धि के लिए। पोटेशियम इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का मुख्य अवयव है और ये बहुत अधिक मात्रा में मूल शीर्ष पर और प्ररोह शीर्ष पर नई पत्तियों में और नए जहाँ पे विभज्योतिकी क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा मिलने मतलब हुआ कि ये नए अंगों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, अब इसकी कमी के जो लक्षण हैं वो पहले कहाँ पे प्रकट होंगे? मेच्योर लीव्स मतलब परिपक्व पत्तियों में पहले प्रकट होते हैं। इसका मतलब ये गतिशील है। भूमि में कमी होती है तो परिपक्व पादप अंग पत्तियों से या पादप अंगों से इनको तोड़कर निकाल कर और भेज दिया जाता है नए भागों में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, लीव्स बिकम मोटल्ड शब्द है। ठीक है, एंड सो क्लोरोसिस तो आपको बता ही दिया कि हरिमाहीनता, है ना। अब मोटल्ड क्या है? मोटल्ड का एक चित्र दिखाते हैं आपको, देखो इसको कहेंगे मोटल्ड। उसको हटा दिया था हमने, ये देखो, ये है मोटल्ड लीव्स। इन पत्तियों में देखो ये धब्बे जैसे हो गए, पीले पीले पीले, ऐसे पूरी पत्तियां पीली न होकर धब्बेदार, ये मोटल्ड लीव्स है। ठीक है, तो इसको कहेंगे मोटल्ड। और मोटल्ड वाले भाग में वो अपने आप ही हरिमाहीनता हो रही है। ठीक है, ये मोटल्ड है। फिर पादप की वृद्धि, तने की वृद्धि रुक जाती है और पादप जो है जो झाड़ीनुमा दिखाई देने लग जाता है, वृद्धि रुक जाती है, साइड में वृद्धि जारी रहती है, झाड़ीनुमा हो जाता है। ठीक है, अब देखो कोष्टक में तीसरे पॉइंट के बाद में लिखा है जनरली NPK आर डिफिशियंसी इन द सॉइल, के मृदा में प्राय NPK की कमी रहती है और इनके बहुत ज़्यादा पादप काम में लेते हैं, इसलिए इनको
क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हीं की कमी रहती है। ज़्यादातर जो रासायनिक उर्वरक है वो NPK के ही होते हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, संरचनात्मक अवयव। क्लोरोफिल की संरचना पर हम लोग चर्चा करेंगे जब प्रकाश संश्लेषण के बारे में का चैप्टर पढ़ेंगे तब। इसको मृदा में यह मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है, Mg2+ के रूप में अवशोषित होता है, और ये चूंकि क्लोरोफिल बनाता है इसलिए ये हरिमाहीनता रोकता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे थोड़ा संशोधन करना है आपको। ये लिखा है दिस एलिमेंट्स हेल्प्स द 2 सब यूनिट ऑफ RNA। 2 सब यूनिट ऑफ, हम लोग RNA कहें तो rRNA कहेंगे, नहीं तो ज़्यादा सही कहेंगे राइबोसोम। इसकी जगह राइबोसोम लिखेंगे। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती है, छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। उनको आपस में जोड़ने का काम मैग्नीशियम आयन करता है। और राइबोसोम में मुख्य रूप से rRNA है, राइबोसोमल RNA। तो यहाँ पे या तो rRNA लिखेंगे और उससे ज़्यादा सही हम लोग लिखेंगे राइबोसोम। तो यहाँ पे संशोधन करके राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने में कार्य करता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसका बताया है कि ये बहुत अधिक मात्रा में तेल वाले बीजों में पाया जाता है, जैसे मूंगफली का बीज हुआ, है ना, सरसों का बीज हुआ, इनमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम बीजों में तेल निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया। बाकी अन्य कार्य DNA RNA के संश्लेषण में भाग लेता है। अब देखो इसमें भी क्लोरोसिस है, लेकिन इसमें देखो नाम है इंटरवीनल क्लोरोसिस, अंतरसीरीय हरिमाहीनता। हिंदी में आएगा अंतरसीरीय हरिमाहीनता। सिरा पर्णशिराओं को कहा है, पत्तियों की जो सिराएं होती है, ये जो लाइनें बनाई ये पर्णशिराएं हैं। अंतरसीरीय हरिमाहीनता मतलब सिराएं तो सिराओं के बीच बीच वाला भाग पीला हो जाएगा। इन सिराएं हरी रहेंगी लेकिन उनके बीच बीच का जो भाग है वो पीला पड़ जाएगा। ये जो लक्षण है ये आयरन में भी आएगा। ठीक है, आयरन और इन दोनों में जो क्लोरोसिस है वो इंटरवीनल क्लोरोसिस है। एक चित्र से आपको दिखाते हैं कि अंतरसीरीय हरिमाहीनता कैसी होगी। ये देखिए, ये अंतरसीरीय हरिमाहीनता है। ये जो सिरा दिख रही है ये साइड में, ये तो हरी दिख रही हैं सब, लेकिन इनके बीच बीच वाला भाग ये वाला, ये कैसा पड़ रहा है, पीला पड़ने लग गया है। ये अंतरसीरीय हरिमाहीनता। और जिसमें सिर्फ क्लोरोसिस आता है उसमें पूरी पत्ती जो है वो पूरी पूरी पीली पड़ने लग जाती है। ठीक है, ये फिर है सल्फर। सल्फर सल्फेट के रूप में मृदा मिलता है और वायुमंडल में ही सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में है, लेकिन पादप मुख्य रूप से मिट्टी से लेते हैं, इसलिए खनिज है, सल्फेट के रूप में लेते हैं। सल्फर के कारण से ही, सल्फर युक्त यौगिकों के कारण से ही ब्रेसिकेसी कुल के पादपों, ब्रेसिकेसी कुल सरसों कुल के पादपों में तीव्र गंध आती है। इसके कारण से मटर के पौधे को यदि सल्फेट से प्रचुर मृदा में उगाया जाए तो उनमें मटर में गांठें बहुत अधिक मात्रा में बनती है, मटर कुल के पादप में। लेग्यूमिनेसी कुल जिसको कहते हैं, नया नाम फेबेसी है। फेबेसी कुल के पादपों की जड़ों में गांठें होती है, आपको पता ही है, जिसमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोजन चक्र के नाम से एक अलग से चैप्टर भी आएगा, उसमें आएगा। तो वो जड़ में जो गांठें बन रही हैं वो कब ज़्यादा बनती है, सल्फेट युक्त मृदा में। ठीक है, एमिनो अम्लों के संश्लेषण में भी भाग लेता है, प्रोटीन के संश्लेषण में भी, विटामिन बी और कोएंजाइम ए में पाया जाता है। कमी के लक्षण वही क्लोरोसिस, अब सिर्फ क्लोरोसिस में यानी पूरी पत्ती पीली पड़ने लग जाएगी। ठीक है, फिर इनकी कमी से कुछ एमिनो एसिड नहीं बनते हैं, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन। इनकी अधिकता, इसकी कमी से कठोर उत्तक बनना प्रारंभ हो जाते हैं। कठोर वाले कौन से, कोलेन काइमा यानी स्थूल कोणोत्तक, स्क्लेरेन काइमा मतलब दृढ़ोत्तक बनने लग जाते हैं। ये उनकी भित्ति और मोटी हो जाती है,
पादप वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इन तक देखेंगे हम लोग आज। कल आगे वाला और कल अगले वीडियो में देखेंगे बाकी जो पोषक तत्व है उनकी बारे में। ये हमने गुरु मात्रिक या वृहद मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। अब इनमें आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि बहुत सारे कॉमन लक्षण हैं। कॉमन लक्षण है हरिमाहीनता होना, है ना, उत्तक्षय होना, पादप की वृद्धि रुक जाना, और वो पत्तियाँ क्या नाम है, कुर्बित हो जाना, डिसऑर्डेड हो जाना, है ना। तो कॉमन लक्षण है। तो पादप जो किसान हैं मुख्य रूप से, या पादप वैज्ञानिक है, उनको ये है ज्ञात करना बहुत कठिन होता है कि किसकी कमी से लक्षण हो रहा है। बहुत बड़ी ये समस्या है। तो बहुत ज़्यादा जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो बता सकते हैं कि इसकी कमी से ये लक्षण हुए। और विस्तार से इस पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।